हेलो दोस्तों, अलोन हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए जानते हैं आज की एक और डरावनी घटना के बारे में। दोस्तों, मैंने अपने सही रास्ते को मापने के लिए ओवंटो को अपने गांव की तरफ मोड़ दिया था, क्योंकि अब आधी रात हो चुकी थी और सवारियां भी लगभग खत्म हो गई थीं। अब मुझे कमाई का कोई जरिया नहीं मिल रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि अब मुझे कल सुबह आकर अपने काम को अंजाम देना चाहिए। और पूरे दिन की थकावट के बाद मैं अपने घर की तरफ लौटने वाला था, लेकिन तभी मेरी नजर एक लड़की की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि उस लड़की के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट थे और वह उन्हें लेकर कॉलेज की तरफ जा रही थी। उसने तुरंत ही मेरी ऑन्टो के सामने अपना हाथ दिखा दिया, पर जैसे उसने मेरे ऑन्टो के सामने अपना हाथ दिखाया तो मैंने भी अपने ऑन्टो को रोक दिया और फिर उस लड़की से पूछा, अरे मैडम जी, इतनी रात को आप कहां पर जा रही हैं? इस पर उस लड़की ने बताया कि वह अपने कॉलेज के बगल में एक होटल के पास रहती है और उसे वहीं के लिए निकलना है। वो क्या है कि कल सुबह उसकी बहुत ही जल्द एग्जाम है और अगर वह टाइम पर नहीं पहुंची तो फिर उसका एग्जाम मिस हो सकता है। उसकी बात सुनकर मैंने भी हामी भरी और फिर उस लड़की को बोला, मैं आपको छोड़ तो दूंगा, लेकिन आपके कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार हूं। इस पर उस लड़की ने भी अपनी गर्दन हिलाई और हमें जवाब दिया। फिर वह लड़की मेरे ऑटो में बैठ गई और हम दोनों वहां से निकल पड़े। दोस्तों, रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और मेरी ऑटो जिस स्पीड से भाग रही थी उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा था मानो मैं उस अंधेरे की चादर को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। बहुत ही स्पीड से भागते मैं थोड़ी ही देर के बाद उस कॉलेज के आसपास पहुंच गया था। अब यहां से वह कॉलेज लगभग 6 किलोमीटर दूर था कि तभी उस लड़की ने बोला, भाई साहब, यहां से बाएं तरफ एक रास्ता आता है, आप ऑन्टो को उसी रास्ते पर मोड़ लीजिए, क्योंकि मेरा रास्ता वहीं से होकर निकलता है। उसकी बात सुनकर मैंने अपनी गर्दन हिलाई और फिर उसके बाद उसके बताए मुताबिक उसी रास्ते की तरफ ऑन्टो मोड़ दिया। लेकिन सच कहूं तो मैं पहले कभी भी इस रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं आया था। दरअसल मैंने देखा कि वह रास्ता तो उस मेन सड़क से भी ज्यादा अंधेरे में पसरा पड़ा था। एकदम भयानक सन्नाटा था, मानो यहां अपने कदम पटकने के बाद आदमी अपने दिल की धड़कन की आवाज को भी सुन सकता हो। कि तभी उस लड़की ने फिर से बोला, यह रास्ता तो बहुत शमशान है। इस पर उस लड़की ने बताया कि इस रास्ते से बहुत ही कम यात्री गुजरते हैं। कहते हैं कि इस रास्ते पर 2-3 भूत रहते हैं। मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि मैं काफी बार ऐसी चीज सुन चुका था और मैंने कभी भी इस तरह के रास्तों पर सफर नहीं किया था। आज पहली बार मैंने किसी के कहने पर अपनी ऑटो को एक हॉन्टेड रास्ते पर ले लिया था। फिर मैंने उस लड़की से बोला, लेकिन मुझे तो भूत प्रेत से बहुत डर लगता है, कहीं हमारी मुलाकात भूतों से न हो जाए। मैं हल्का हल्का मुस्कुराने लगा, लेकिन दोस्तों, एक बात अजीब यह थी कि उस लड़की के जवाब बड़े ही अजीब थे। ऐसा लगता था कि वह एक ही शब्द में बहुत कुछ कह गई हो। मैंने भी उसकी बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस ऑटो चलाता रहा। लगभग 5 से 6 मिनट बीतने के बाद फिर मैंने उस लड़की को बोला, आपका होटल तो अभी भी कहीं नजर नहीं आ रहा मैडम। इस पर उस लड़की ने बोला, बस यहां से थोड़ी दूर आ गए, आपको वो होटल भी नजर आ जाएगा। इतना सुनने के बाद मैंने अपनी ऑटो को फिर से रफ्तार में भगाना शुरू कर दिया। अब मैं जल्दी से जल्दी उसकी मंजिल तक पहुंचना चाहता था कि वहां पर पहुंचकर मैं भी अपने घर लौट जाऊं कि तभी उस लड़की ने एकदम से बोला, आप 1 मिनट के लिए जरा ऑटो रोक सकते हैं क्या? इस पर मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि उस लड़की ने अपना चेहरा एक दुपट्टे से ढका हुआ था। फिर वो लड़की तुरंत ही मेरी ऑटो से नीचे उतर गई। उतरते हुए उसने बोला, आप 2 मिनट के लिए यहीं पर इंतजार कीजिए, मैं बस अभी आती हूं। उसकी बात सुनकर मैंने भी वहां पर खड़े खड़े उसका इंतजार करना शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा कि वो लड़की बगल वाली झाड़ियों की तरफ जा रही थी। मुझे नहीं मालूम कि वो उस तरफ क्या करने गई थी, लेकिन इस समय वह लड़की
मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। उसकी एक एक हरकत मुझे इतनी ज्यादा अजीब लग रही थी कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पर मुझे नहीं मालूम वह उस तरफ क्या करने गई थी, लेकिन इस वक्त वह लड़की मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। उसकी एक एक हरकत मुझे इतनी ज्यादा अजीब लग रही थी कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं उसकी तरफ देखता हुआ यही सोच रहा था कि आखिर ये कैसी भला है। फिर थोड़ी सी देर के बाद वो लड़की वापस से मेरे ऑटो के पास पहुंची तो इस बार उसकी हालत थोड़ी बिगड़ी हुई थी। उसने अपने बालों को खुला कर लिया था, हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी दुपट्टा बंधा हुआ था, जिसकी वजह से मैं उसका चेहरा देख नहीं सकता था। लेकिन उसके बाल बिखरने के साथ साथ वह थोड़ी गुस्से में भर हुई लग रही थी। उसके बाद वह सीधा ऑटो के अंदर आकर बैठी और बोला, थोड़ा सा और आगे चलो। पर इस बार उसकी आवाज हल्की सी भारी हो गई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन अब वह मुझे थोड़ी अजीब लगने लगी थी। मैंने उस लड़की को बोला, आप इस तरह से क्यों पेश आ रही हैं? मैं उस लड़की के सामने बस छोटा सा सवाल ही कर रहा था कि तभी उस लड़की ने बोला, अगर तुझे अपनी मौत से मुलाकात नहीं करनी है तो चुपचाप आगे चल दोस्तों। उस लड़की की बात सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक नॉर्मल सी लड़की के अंदर आखिर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वह मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रही हो। खैर, मुझे भी इस चीज से ज्यादा मतलब नहीं था, इसीलिए मैंने अपने ऑटो को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ अपने किराए से मतलब था, तो ऐसे में मैं थोड़ा आगे निकला और जैसे ही मेरी ऑटो थोड़ी दूर और आगे गई तो उसने फिर से ऑटो रुकवा लिया। पर इस बार मैंने देखा कि बगल में एक टूटा फूटा मकान बना हुआ था और खंडक की तरह दिखने वाले उस मकान के आजू बाजू में कुछ हड्डियां बिखरी हुई पड़ी हुई नजर आ रही थी। तभी उस लड़की ने बोला, अगर तुम्हें किराया चाहिए तो 2 मिनट के लिए यहीं पर इंतजार करो, और अगर तुम्हें अपना किराया नहीं चाहिए तो तुम यहां से जा सकते हो। अब मैंने इतनी दूर अपनी ऑटो को इसीलिए घसीटा था ताकि मैं यहां से अच्छा खासा किराया लेकर निकल जाऊं। तो ऐसे में मैं वहीं पर खड़ा होकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। वह लड़की उस खंडरई तरह दिखने वाले मकान के अंदर पहुंच गई थी, पर मुझे नहीं मालूम कि उस मकान के अंदर क्या चल रहा था। बस मुझे इसी चीज की जल्दबाजी थी कि वह जल्दी से जल्दी आकर मेरा किराया मुझे दे दे ताकि मैं यहां से निकल जाऊं। अब मुझे उस लड़की पर थोड़ा बहुत गुस्सा भी आने लगा था, क्योंकि उसने मुझसे इतना ज्यादा इंतजार जो करवा लिया था कि इससे अच्छा मैं अपने घर के लिए निकल गया होता। तो ऐसे में मैं अब उसकी राह देखने के लिए उस मकान की तरफ ही देखता रहा, पर पता नहीं क्यों, लेकिन उस मकान के अंदर से अब मुझे अजीब सी आवाज महसूस हो रही थी। जब मुझे लगा कि वो लड़की इतनी जल्दी नहीं आने वाली, तो फिर मैं खुद ही अपने ऑटो से नीचे उतरा और उस लड़की के कदमों के निशान के ऊपर चलता हुआ उसके पीछे पीछे उस मकान के अंदर दाखिल हुआ। तो मैंने देखा कि उस मकान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उस मकान के अंदर मुझे 6 से 7 कमरे नजर आ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह लड़की किस कमरे में हो सकती है। और फिर अचानक ही मुझे किसी के सिसकने की आवाज आई, और इस आवाज को सुनकर ही मैंने उस कमरे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। यह रूम नंबर 3 था। जैसे मैं उस कमरा नंबर 3 की तरफ गया तो मैंने देखा कि उसके अंदर से किसी आदमी की भी आवाज आ रही थी। तभी मैंने हल्का हल्का उस खिड़की के अंदर से झांक कर देखने की कोशिश की, तो उसके बाद का दृश्य देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और मैंने देखा कि जिस लड़की को मैंने इतनी दूर से लिफ्ट दी थी, उसने अपना पूरा का पूरा बदन खुला कर रखा था। उसकी जिस्म के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था, और उसके सामने एक तांत्रिक की तरह दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहां पर चल के रहा है। फिर इसी बीच मेरी नजर उस लड़की के चेहरे पर गई, तो मैंने देखा कि उसका चेहरा खून से सना हुआ था, मानो उसने अभी अभी किसी का खून पिया है। वो इतनी भयानक लग रही थी कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। डर के मारे मेरे हाथ और पैर ठंडे पड़ने लगे थे। मैं अभी अपने कदमों को पलटकर यहां से निकलने की फिराक में ही था, लेकिन कंपन की वजह से अब मेरे हाथ पैरों ने भी मेरा साथ देना छोड़ दिया था। बहुत ही मुश्किल से
मैंने अपने सूझे हुए कदमों को वापस मोड़ा और किसी तरह अपने ओंठों तक पहुंचा। मैंने अपने ओंठों को मोड़ तो दिया था, पर तभी वह लड़की मुझे बाहर आती हुई दिखी और उसने बोला, अरे भाई साहब, किराया तो लेते जाइए दोस्तों। इस बार उसकी हंसी यह बयां कर रही थी कि उसे सब कुछ मालूम पड़ गया था। उसकी हंसी से यह चीज साफ हो रही थी कि आने वाला शिकार मैं हो सकता हूं। मैं इतनी बुरी तरह से डर गया था कि मैंने ओंठों को भगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक चीज तो यह थी कि अब मेरी ओंठों उस जगह से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं किसी भी तरह इस भयंकर जगह से बाहर निकलना चाहता था कि तभी वह लड़की धीरे धीरे मेरे ओंठों के पास पहुंच गई और वह पीछे वाले हिस्से में बैठ गई। और जैसे वह ओंठों के पीछे वाले हिस्से में सवार हुई तो अचानक ही ओंठों भी आगे बढ़ने लगा। इस चीज का एहसास करके मुझे भी काफी हद तक सुकून सा मिल रहा था कि फाइनली मेरे ओंठों आगे बढ़ गई है। अब बस मुझे किसी तरह से इस डरावनी सी दिखने वाली चुड़ैल से पीछा छुड़वाना था कि तभी उस लड़की ने बोला, लगता है तुमने सब कुछ देख लिया है। अगर तुम्हें मैंने जिंदा छोड़ दिया तो तुम इसके बारे में सबको बता दोगे और फिर मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, इसलिए तुम्हें अब मरना ही होगा। उसकी बात सुनकर डर की सारी सीमाएं टूट चुकी थीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए। मैं उस लड़की के सामने इतना बेबस हो गया था कि मैं हाथ भी नहीं जोड़ पा रहा था। तभी मैंने उस लड़की को बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, आपने मुझे अभी तक मेरा किराया नहीं दिया। तभी इस पर वह लड़की हंसते हुए बोली, इतना नादान बनने की कोशिश मत करो, अब तो तुम्हें भगवान भी मुझसे नहीं बचा सकता। इस बार उस लड़की का चेहरा मेरे सामने वाले मिरर में साफ साफ दिख सकता था। उसके चेहरे के साथ साथ अब मेरी नजर उसके नाखूनों पर भी गई तो मैंने देखा कि उसके नाखून बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे हो गए थे और वह काफी ज्यादा डरावने लग रहे थे। धीरे धीरे उस लड़की ने अपने चेहरे को मेरी गर्दन की तरफ लेना शुरू कर दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब वह मेरी गर्दन को फाड़ दे। लेकिन मैंने भी अपने आप को टस से मस नहीं किया और अपने ऑटो को चलाता ही रहा। बस थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उस लड़की ने मेरे जिस्म के आसपास भटकना शुरू कर दिया था। उसकी सांसों की गर्म हवा मेरे जिस्म से टकरा रही थी। मैं इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था कि मैं पूरा पसीना पसीना हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भला ऐसी स्थिति में मैं कौन सा कदम उठाऊं। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मुझे अपने ऑटो को यहीं पर छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन मैंने अपने 3 साल के मेहनत के बाद अपनी ऑटो को खरीदा हुआ था, तो ऐसे में मैं अपनी ऑटो को इस तरह से शमशान जगह पर नहीं छोड़ सकता था। क्या मालूम कब यह चोरी हो जाए। लेकिन वह लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ ऐसे बढ़ रही थी मानो अब वह आखिरी पड़ाव पर है और बहुत ही जल्द वह मेरी गर्दन के 2 टुकड़े कर देगी। और उसने किया भी बिल्कुल ऐसा ही। उसने अचानक से अपने हाथों से मेरी गर्दन को दबोच लिया और मेरी सांस अब ऊपर नीचे हो रही थी। फिर इसी बीच जब मुझे लगा कि अब और कुछ भी नहीं हो सकता तो मैंने ऑटो को एक बहुत ही जोर का झटका दिया। दोस्तों, वो झटका इतना जोर का था कि वो लड़की इधर से उधर डगमगा गई और इस मौके का फायदा उठाकर मैंने अपनी ऑटो को वहीं छोड़ दिया और ऑटो से नीचे उतरकर सरपट सड़क के ऊपर भागने लगा। मैंने अपनी रफ्तार को इतना तेज कर दिया था कि मैं किसी तरह से अपनी ऑटो से ही पीछा छुड़ाकर दौड़ने लगा था, क्योंकि अब पीछे का दृश्य बहुत ही ज्यादा भयानक हो गया था। अब वो ऑटो ही मेरा पीछा कर रही थी। तभी मुझे झाड़ियों की तरफ एक कच्चा रास्ता दिखा और मैं जानता था कि इस रास्ते पर मेरी ऑटो नहीं चल सकती, तो ऐसे में मेरे लिए यही सही रास्ता होगा। हालांकि मैं यह नहीं जानता था कि रास्ता कहां जाकर रुकेगा, पर जैसा भी हो मुझे उसी तरफ भागना पड़ा। उन कांटेदार झाड़ियों के बीच में भागना मेरे लिए इतना आसान तो नहीं था, मगर इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। तो मैंने अपनी रफ्तार को कायम रखा और फिर कुछ ही देर के बाद में अपनी ऑटो से बहुत दूर आ चुका था। अब मुझे दूर दूर तक ना तो वह लड़की दिखाई पड़ रही थी और ना ही मेरी ऑटो का कोई ठिकाना था। पर अच्छी बात तो यह थी कि यहां पर मैं अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस कर रहा था। यूं ही दौड़ते दौड़ते मैं एक पुराने से मंदिर के पास पहुंच गया, पर पता नहीं क्यों
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने खुद मुझे एक रास्ता दिखाया था और उसी रास्ते के ऊपर अपने कदम पटक हुए। मैं भगवान की शरण में पहुंच गया। वहां पर पहुंचने के बाद मेरी आंखें किसी पंडित वगैरह की तलाश कर रही थीं और तभी मुझे एक साधु दिखा जो अपने बगीचे में इतनी रात को भी पानी डाल रहा था। उसको देखते ही मैं अपने तेज कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ा और जैसे उसने मुझे इस हालत में देखा तो उसने बोला, अरे बेटा, तुम इतनी रात को यहां पर क्या कर रहे हो और तुम इतने ज्यादा डरे हो, क्यों हो? उस साधु को देखने के बाद मुझे काफी हद तक राहत मिल रही थी। फिर मैंने उस साधु से बोला, महाराज, आज मेरा साथ जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तभी उस साधु बाबा ने कहा, जो तुम्हारे साथ हुआ है वह मुझे विस्तार से बताओ। बाद में जाकर मैंने उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह से मैंने अपनी जिंदगी में तबाही देखी है। फिर जब उसने मेरी पूरी घटना सुनी तो वह साधु भी हैरान हो गए और फिर उन्होंने कहा, यह तो मुझे भी अच्छी तरह से मालूम है कि वहां एक डैन रहती है, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि उसका अड्डा उस तरफ है। तुमने आज बहुत ही शानदार काम किया है जो तुमने मुझे यह बात बता दी कि उस डॉन का ठिकाना उस घर में है। न जाने कितने दिनों से उसने बहुत से बच्चों को मारा है और उसका ताजा खून पीकर वो फिर से जबान हो जाती है। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनकर मुझे समझ में आ गया था कि वह लड़की यानी कि वो डायन सिर्फ जवान होने के लिए बच्चों का खून पी रही है। फिर उसके बाद मैंने उस महाराज जी से कहा, लेकिन महाराज जी, मेरी ओनाटो तो सुरक्षित है ना? इस पर उन महाराज जी ने बोला, चिंता मत करो, आप वो डायन लोहा जैसी चीजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सुनकर मुझे काफी हद तक राहत की सांस मिल रही थी। आखिर मैं भी अब सुरक्षित हालत में था और मेरी ऑटो को भी कोई नुकसान नहीं था। बाद में मैंने उन महाराज जी के पास खाना पना किया और फिर सुबह होने तक वहीं पर रुक गया। मैं उन महाराज जी के साथ उस मकान की तरफ निकल गया। मैंने उस मकान का ठिकाना बता दिया था, लेकिन मैं उनके साथ उस मकान में नहीं गया और फिर उन महाराज जी ने उस मकान में क्या किया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि फिर मैं अपने घर आ गया और मैं दोबारा कभी भी उस भयानक सी जगह पर खतरा उठाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, आज उस घटना को काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन उस डायन का चेहरा आज भी मेरी आंखों में मंडराता है। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि किस तरह से मैंने उस खौफनाक और भनक दास्ता से मुलाकात की थी उस रात। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त जल्दी ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड